आप देखेंगे, अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो ट्रांसजेंडर में भाई कोई किसी का रोल तो है नहीं, वो तो जन्मजात एक बात हो गई। एड्स से आपने आप लोग तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे, जब इसको HIV को लेकर बहुत प्रचार होता था, तो जैसे पोलियो अभियान के लिए बड़े होर्डिंग लगते थे, अक्सर जाइए तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पे ये मिल जाते थे कि एड्स के प्रचार में कि जानकारी ही बचाओ है, ये उसका स्लोगन। जैसे पोलियो अभियान में था ना 2 बूंद जिंदगी के, वैसे इसमें था जानकारी ही बचाओ। माना किसी का HIV किसी कारण से हो गया, इसके कई लक्षण हैं होने के, तो किसी व्यक्ति के साथ जैसे कहते थे ना, खाना खाने से, हाथ मिलाने से, उसके साथ रहने से ऐसे एड्स नहीं फैलता है। तो ये सब भी जानकारियां उसमें लिखी रहती थी, ये बताई जाती थी। तो कोई ट्रांसजेंडर है या कोई HIV पॉजिटिव है, तो उसको आप घृणा की दृष्टि से देख के क्या करेंगे, क्या हासिल कर लेंगे आप? भाई ट्रांसजेंडर है तो उसमें आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं? भाई उसको घृणा की दृष्टि से देखने की क्या जरूरत है? जो क्वेश्चन है, मतलब सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कोई बात करेंगे तो आप उसके नरेटिव को तो पहचानेंगे ना। जैसे समाज में हम जब लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, तो लड़का लड़की तो 2 जेंडर हो गए। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में रही बात हो, या राइट में रही हो, या किसी और फैसिलिटी में रही हो, कहीं पर डिसबैलेंस हुआ होगा, तभी तो इक्वलिटी की बात की गई। ठीक, तो ट्रांसजेंडर जो थे उनसे घृणा ना करो, मतलब आप एक समान वगैरह तो छोड़ो, आप घृणा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कंपेरेटली देखा जाए तो जो समाज में और भी कुछ व्याधियां हैं, जैसे एड्स हैं, इससे भी इनके ग्रसित लोगों से भी घृणा ना करो। भाई वैसे देखा जाए तो आप सर्वे करेंगे तो बहुत सारे लोग डायबिटिक मिलेंगे हैं, क्यों? तो डायबिटिक क्या छूने से फैलता है? डायबिटिक की बीमारी क्या बातचीत करने से फैलता है? नहीं ना। HIV भी ऐसा ही है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, बारात ब्याह में शामिल होने से नहीं फैलता, ऐसा कोई लक्षण नहीं है उसका। तो जो व्याधियों से ग्रस्त हैं, या जो जेंडर एक प्रकार डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, यह भी अगर व्याप्त रहता है तो ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है। तो आपको जो चीज चेंज ही नहीं हो सकता, जैसे लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर, मान लो 3 लिंग आप समझ लीजिए, 3 जेंडर समझ लीजिए, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं आप? सिर्फ अगर कोई चीज ला सकते हैं तो राइट टू इक्वलिटी ला सकते हैं, राइट टू अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो छोड़िए, वो कितनी मिलेगी वो तो छोड़िए, घृणा घृणा का भाव पैदा हो रहा है। तो ये सोशल जस्टिस के लिए एक प्रकार से खतरे हैं। तो कल आप जब एज ए सिविल सर्वेंट जब ऐसे विषय को अभी से जान के गए होंगे, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई चीज़ों से आप गुजरेंगे तो आप थोड़ा बेहतर इंसान रहेंगे। कि बात तो सही है। वही जैसे गांधी जी कहते थे ना कि शराब से नफरत करो यार, शराबी से नहीं। भाई शराबी जो शराब पिया है वही शराबी है, शराब खत्म करो, शराबी खत्म हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो इन सब के पीछे एक बहुत अच्छी सोशल जस्टिस, एक अच्छी फिलॉसफी है असल में। सोशल जस्टिस कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। भाई आपको अच्छा सोचना है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है, बट आप रोज अच्छा सोचें कि अपने पड़ोसी के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में, जो व्याधियों से ग्रस्त हैं उनके बारे में आप अच्छा ही सोचें। इसके लिए कोई कानून नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कुछ इथिकल ग्राउंड तो होंगे ना। क्यों? कुछ एथिक्स तो है ना, मॉरल ड्यूटी भी तो है इसी सोसाइटी में। तो वो मॉरल ड्यूटी बताती है कि आप सोशल जस्टिस को कैसे अप्रोच करेंगे। वो अप्रोच करेंगे जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, आप राइट की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ तो चल रहा है क्या
अभी तो लड़के लड़की एक समान नहीं हो पाए, है ना। अभी यही प्रॉब्लम अटका हुआ है, अभी ट्रांसजेंडर वाला भी है। अब हम कह रहे हैं HIV ग्रस्त या एड्स से पीड़ित लोगों को भी आप घृणा की दृष्टि से न देखिए। इतना मजबूत हृदय आप बनाए हैं क्या? भाई कोई भी व्यक्ति कहीं से किसी भी एंगल से उसके व्यक्ति होने वाले अधिकार को तो आप नहीं छीन सकते ना। हम तुम्हारे बोलने के जो अधिकार है, तुम्हारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम उसकी अंतिम समय तक रक्षा करेंगे। लेकिन यह बात और है कि तुम्हारे इस बोलने से मुझे आपत्ति है। क्या समझे? आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मिला है, संविधान ने जो दिया है, आपके बोलने के इस अधिकार के हम अंतिम समय तक रक्षा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आपके इस बोल से हमें दिक्कत होती है। तो ये बड़ा समझने वाली बात है। भाई ये आपका बोलना आपका राइट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आप बोल रहे हैं वो मुझे अच्छा भी लगे। तो मैं संविधान को समझने वाला, कानून को मानने वाला और एक जेंटलमैन के तौर पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की थ्योरी को समझने के कारण मैं आपके इस ओहदे की कद्र करूंगा कि आप भी एक इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं और आप ये बोल सकते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो मुझे स्वयं अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, तो ये राइट की रक्षा तो हम करेंगे। इस फिलॉसफी को जरा समझिए। अगर इस फिलॉसफी पे लोग काम करें तो एक दिन बुरा बोलने वाले लोग अपने चुप रहने का अधिकार को भी समझने लगेंगे कि बुरा बोलने से बेहतर है चुप रहना भी एक अधिकार है, अकेला रहना भी आपका अधिकार है। तो आप गलत बोलने से बेहतर है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बजाय चुप रहने का अधिकार को आप अधिकार बना लेंगे, मतलब कन्वर्जन कर लेंगे। वो रक्षा भी हो गई और बोल भी नहीं बिगड़े। तो बड़ी टेंडेंसी या सोशल जस्टिस में बहुत तगड़ी फिलॉसफी है ये। क्या समझे? बहुत तगड़ी फिलॉसफी है ना। तो कोई भी हो, आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो ये, और उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी इक्वलिटी या उसके राइट्स पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर आप तो गलत कर ही है, तब तो सोशल जस्टिस नहीं है। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी सोसाइटी जो है, जब से देश आज़ाद है, पूरी कंप्लीट 75 साल की आप आज़ादी मना चुके हैं। अभी 15 अगस्त आने वाला है, 76 बरस हो जाएंगे, 47 से 23 के बीच में। और अभी आपने गणतंत्र दिवस मनाया 4 दिन पहले, मानी 1950 से आप जोड़ें अब तक, तो आप 74वां गणतंत्र दिवस भी मनाए। आप कल्पना करके देखिए कि किसी भी कंट्री का, खासतौर से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्या नैरेटिव होते हैं। संविधान सीधा सा अर्थ है सम का मतलब होता समान, और विधान का मतलब होता नियम, समान नियम। संविधान समान नियम। पहली बात, समान नियम को हम 74 साल से लाए हैं। क्या वो समान नियम पूरी तरह से वाइबल हुआ, यानी कि वह चीज सब तक पहुंची? नंबर 1। आप देखें, राइट टू अपॉर्चुनिटी और राइट टू इक्वलिटी। आप आर्टिकल 16 में जाइए, अवसर की समता की बात करते हैं, और 14 में जाएंगे तो समान अधिकार की बात करते हैं। समान अधिकार वही संविधान, समान अवसर वही संविधान। क्या समान अवसर सबको मिला या सभी को समान हो गए? अब इसके अलग अलग पैमाने हैं, बट एक गहरी फिलॉसफी मैं समझा रहा हूं आपको। अनटचेबिलिटी कायम रखेंगे तो कहां से समान अधिकार होंगे? आर्टिकल 15 को पढ़िए, जहां हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित किया गया है। अगर वो बरकरार रखेंगे तो संविधान का पूरा स्वरूप कहां देखने को मिलेगा? अब आपको क्या लगता है कि अगर
संविधान में समान नियम में समान अधिकार, समान अवसर या छुआछूत और भी जो अड़चने हैं अगर ख़त्म नहीं होती हैं और चीज़ें वाइबल नहीं होती जो ज़रूरी हैं, तो क्या सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा? क्या समान अधिकार में सामाजिक न्याय निहित है? आर्टिकल 15 के भेदभाव को खत्म करना सामाजिक न्याय का ही निरूपण है। समान अवसर की बात करना सामाजिक न्याय की ही बात है। हाँ, एक बच्चा है कल कारखाने में काम करेगा और आप कहेंगे कि आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। एक बच्चा है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, स्कूल कॉलेज वहीं बनाएंगे और आप कहेंगे हम समान न्याय की सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि क्या हमारा नैरेटिव है, वो पूरी फिलॉसफी आप संविधान में देख सकते हैं। लेकिन 75 साल की कोशिशों के बाद भी, यानी 74 साल संविधान के, 74वां ले लीजिए, और 76 साल, क्यों ऐसा मानेंगे, 75 साल की आज़ादी पूरी कर चुके हैं, पर क्या आप उस नैरेटिव में खरे उतरे? समाज जाति में बंट गया, धर्म में बटा हुआ है, क्षेत्र में बटा हुआ है, भाषा में बटा हुआ है, समस्याएं अपनी अपनी हो गई, देश के प्रांत अपने अपने जुगत में लगे रहते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने की स्थिति बनी हुई, सरकारों के भीतर भी व्यभिचार व्याप्त हैं, राजनीतिक दल तो जैसे एक दूसरे पर मतलब छीटाकशी और लड़ाई के लिए रोज तैयार रहते हैं। तो संविधान ने जो हम आपको तय करने के लिए दिया, फॉर एग्जाम्पल सामाजिक न्याय, समान अवसर, समान अधिकार, वो सब क्या इनके रहते कायम हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको करना ये था हम कर गए वो? हाँ, हम चले थे समान अधिकार की बात करने, समान अवसर की बात करने, छुआछूत खत्म करने, बच्चों को शिक्षा देने, बड़ों को रोजगार देने, देश की व्यवस्था को सुचारित करने, स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उन्हीं के अनुभवों पर छोड़ देने। सोशल मीडिया के दौर में, मीडिया के दौर में, बदछुट के दौर में, ईर्ष्या के दौर में, घृणा के दौर में, यानी इतने दौर में हम चले गए कि हम तो भूल ही गए कि हम तो संविधान समान अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा किया जा रहा था। जातियों में बंट गए, जातियों को उपजातियां बंट गई, क्षेत्र बंट गए, भाषाओं में संतुलन उतना बरकरार नहीं रहा। सिविल सर्विसेज इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां अंग्रेजी डोमिनेट कर गई। उत्तर प्रदेश में भी अब ये चीजें निहित हो गई और प्रांतों में तो थी ही। तो इस पर भी तो यार दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि हकीकत में करना क्या था और हो क्या रहा है। हाँ, लड़का लड़की एक समान करते रहे और लड़कियां ही असुरक्षित रहीं, महिलाएं असुरक्षित हो गई और हम महिलाओं का ही सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो हमें कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय का पूरा पिटारा है वो किस मार्ग से गुजरेगा। अच्छा, आप देखिए, जब ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब राम ने धनुष भंग किया था, परशुराम आए थे कि नहीं? बहुत गुस्से में थे, अतिरिक्त गुस्से में थे। लक्ष्मण भी थोड़े सा आवेश में थे, तुलनात्मक। लक्ष्मण का आवेश में आना स्वाभाविक है। लक्ष्मण आवेश में इसलिए आएंगे क्योंकि वो राम के छोटे भाई हैं, ठीक, और उनको पता है कि हम अगर कुछ गड़बड़ कर दें भैया संभालेंगे अपना। ऐसा ही होता है, कहीं भी आप घरों में देख लीजिए, जो आपसे छोटा होगा उसको ज्यादा गुस्सा आता है। उसका दो कारण, पहला कारण है उसके पास श्रेष्ठता नहीं है अभी, तुलनात्मक, बाकी बड़े हैं ना। दूसरा, आपके श्रेष्ठ होने पर जब कोई क्वेश्चन उठाता है तब उसको ज्यादा तिलमिलाहट होती है। जैसे बाजार में आप जा रहे हो, माना गाड़ी आपकी किसी गाड़ी से थोड़ी टच हो गई और दूसरा आकर के बदतमीजी करने लगा, तो आपको गुस्सा आपके पिताजी से ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके पिताजी की श्रेष्ठता पर सवाल उठ जाएगा वहां, तो आपको बुरा लगेगा। जब राम ने धनुष तोड़ा
तो लक्ष्मण को स्वाभाविक तौर पे गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि सवाल उनके भैया पे उठ रहा था और वो अपने भैया की श्रेष्ठता पर कोई क्वेश्चन उठाए उसको बर्दाश्त नहीं है। और यही केवल अकेले लक्ष्मण होते तो शायद राम की तरह ही परशुराम को समझाते, और फिर लक्ष्मण को नादान समझ करके आप इसे क्षमा कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये जो बड़ा आदमी करता है, और बड़ी शालीनता से कैसे परशुराम को अपने कब्जे में ले लिए। राम चाहते तो वहां विध्वंसक रूप ले लेते, जो आदमी समुद्र सुखा सकता है, जो समुद्र में पुल बना सकता है, जो रावण को मार सकता है, जो दुनिया का ईश्वर है, वो आदमी परशुराम से निपटने में नहीं जानते थे कि क्या तरीका अपनाना। नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े थे कि उनकी छोटी सी घटना मर्यादा का उल्लंघन कर सकती थी। तो उस मर्यादा को बरकरार रखने के लिए वाक्पटुता से, विचारों से, फिलॉसफी से काम कर गए। ऐसे ही हमारे देश की सभ्य सरकारें हों, सभ्य नागरिक हों, बड़े पदों पर हों, उनको वैचारिकी में कहीं असावधानी नहीं होनी चाहिए, बदछुट टाइप का नहीं होना चाहिए। इससे पूरे देश पर असर पड़ता है।